जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस की एग्जाम चल रही है और लगातार जो है हम जो स्पेशल सेशन चला रहे हैं डेली आपकी आधे घंटे की 30 मिनट से मतलब 20 मिनट से 30 मिनट की जो ये जीके जीएस की मेमोरी बेस्ड आए हुए प्रश्नों पर जो ये सीरीज चल रही है बिल्कुल स्पेशल तरीके से। दोस्तों आपने बहुत सारी एनालिसिस देखा होगा, लेकिन जो ये एनालिसिस स्पेशल तरीके से जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ऐसी एनालिसिस आपने जो है ताकि आपको याद हो जाए ऐसी, मतलब ये एक मेरा तरीका जो है कुछ इस प्रकार है कि कुछ ऐसे मैप के माध्यम से ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताया जाए कि एग्जाम में आप केवल जो है एनालिसिस ही अभी ये नहीं देखें, एग्जाम में प्रश्नों को भी हल कर पाए। देखिए कुछ इस प्रकार से हमेशा स्पेशल तरीके से हेलो शिक्षा आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करता है। तो चलिए आज की एनालिसिस कह लीजिए चाहे जीके की क्लास कह लीजिए, स्पेशल सेशन को शुरू करते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए तथा दोस्तों हमें सपोर्ट देने के लिए कुछ दोस्तों तक आप इस क्लास को प्लीज शेयर कर दीजिए। आपका सपोर्ट मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हम इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट तैयार करने के लिए प्रेरित होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए इस प्रकार है, यह प्रश्न रोज पूछ रहा है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कहने का मतलब कभी नृत्य तो कभी जो है केरल का, आंध्र प्रदेश का, कभी जो है मणिपुर का, कभी उड़ीसा का, नृत्यों से संबंधित रोजाना एक प्रश्न आ रहा है। और डेली में जो है मोहिनी अट्टम तो कई बार पूछ चुका है, मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो केरल से संबंधित है, कहां से संबंधित है, केरल से। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कलाकार सादे वेशभूषा में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, कुछ कुछ भरतनाट्यम जैसा इसका प्रारूप होता है। समझिएगा, मैप आप देख रहे होंगे, सारे नृत्यों को मैं मैप पर ही कवर कराता हूं। ट्रिकी वर्ड भी दिया हूं कि जहां अट्टम लगा हो तो कुछ हद तक आप जो है केरल की तरफ मोहिनी अट्टम समझ सकते हैं, रामन अट्टम, कृष्णम अट्टम, ये सब सारी इसकी शैलियां होती हैं। अब समझिए मोहिनी अट्टम जो है केरल का, इसका नाम मोहिनी अट्टम ही क्यों है, एसएससी ने कई बार यह भी प्रश्न पूछा है। तो भगवान विष्णु से संबंधित है, अगर पूछे किस देवता से संबंधित है तो भगवान विष्णु से। क्यों, भगवान विष्णु ने केरल के सागर तट पर मोहिनी रूप धारण करके जो है डांस किया था, नृत्य किया था, दैट्स वाई इसे हम लोग मोहिनी अट्टम कहते हैं। ठीक, इस नृत्य के प्रमुख कलाकार, होता क्या है कि अब नृत्य तो लोगों ने याद कर लिया है, एसएससी जो है उस नृत्य से संबंधित कलाकार पूछता है। जैसे इसके कलाकार हैं भारती शिवाजी, रागिनी देवी, तंकमणि, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, इन दोनों को तो आप अच्छे से जानते होंगे, शांताराव, शेषन मजुमदार, गाता, कल्याणी अम्मा, इनको अच्छे से समझिए। करना क्या है कि यहीं से प्रश्न दोस्तों बनता है, कई बार जो है इनको पूछा है, श्रीदेवी किस जो है किस शास्त्री से संबंधित है, तंकमणि किससे संबंधित है, शेषन के बारे में पूछा है ना, कल्याणी अम्मा के बारे में पूछा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और मोहिनी अट्टम किस देवता से पूछता है, संबंधित है तो विष्णु जी से, याद रखिएगा। केरल का मोहिनी अट्टम मैप पर दिखाया गया है। फिर अगला है, लोथल शहर किस नदी के किनारे है, लोथल सिटी इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कहने की बात यह है, यहाँ पर समझिएगा, केवल हम उत्तर ढूंढते रहे, खूब एनालिसिस देखें, लेकिन हमें पैटर्न समझना पड़ेगा। टीसीएस अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादा प्रश्न अब नहीं उठा रहा था, लेकिन अब चूंकि अब एमटीएस वगैरह के लेवल पे जो परीक्षाएं आती हैं दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा डीप में तो जा नहीं सकते सिंधु घाटी सभ्यता में, यूपीएससी लेवल तो ये जाएंगे नहीं। इनका टारगेट है कोई स्थान और उनसे संबंधित जो है वर्तमान में वो कहाँ है, यही पूछना है। तो उन सबको एक ही में देखिए कवर करवाया गया है। जैसे लोथल को जान लीजिए, अब एक जगह हाथ लगा दिया है सिंधु सभ्यता में तो सारे स्थान एक एक करके डेली ये पूछेंगे, क्योंकि 2023 में यही ट्रेंड जीडी में रहा है और सेम यही ट्रेंड सीएचएसएल में रहा है। तो वही ट्रेंड मुझे उम्मीद है इसमें भी चलेगा और चल भी रहा है। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है, कैसा शहर है, बंदरगाह शहर है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अच्छे से समझना है। सिंधु घाटी सभ्यता में के शहरों में आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा ये बंदरगाह था, अभी भी इसे बंदरगाह के रूप में जो है गुजरात में डेवलप किया गया है। लोथल का एक काल्पनिक चित्र आपके सामने मैप लगा हुआ है, यह देखिए लोथल शहर है और भोगवा नदी है, इसके किनारे बंदरगाह, इसमें नौकायन हो रहा है। यह एक काल्पनिक मानचित्र है, उस समय तो इतना जो है रंगीन कलरफुल मानचित्र नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ कंप्यूटर एआई ग्राफिक्स के माध्यम से मानचित्र तैयार किया जाता है। और मेरा उद्देश्य इन मानचित्रों को, इन इमेजेस को दिखाने का मतलब है कि आपका उस कंटेंट के प्रति सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बने। थोड़ा सा आप कंटेंट को देखें तो आपका मूड जो है उस कंटेंट के जैसा तैयार हो जाए। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमारा माइंड कई जगह इधर उधर भटक रहा होता है, लेकिन जब हम ग्राफिक्स को देखते हैं तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल तरीका है दोस्तों कि इमेजेस के माध्यम से 20 गुना चीजें आपको याद होती है पढ़ने की अपेक्षा। पढ़ने से 20 गुना ज्यादा इमेजेस मेमोरी आपकी काम करती है। जिस प्रकार मूवी देखते हैं भूलती नहीं है, कुछ उसी प्रकार ये चित्र दिखा करके मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ। लोथल बंदरगाह क्यों है भाई, जिस शहर के चारों तरफ इस तरह से नदियां रहेंगी तो बंदरगाह होगा ही, जाहिर सी बात है। अब सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थान समझ लीजिए, जैसे हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में,
मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, लारकाना जिला में। लोथल देखिए पूछ चुका है, गुजरात में, है ना। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां जहां से मिली थी, राजस्थान के हनुमानगढ़ यूपी में। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में है, ध्यान रखेंगे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में, पूर्वी एरिया सिंधु सभ्यता का माना जाता है इसे। सुतका गेंडोर जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कोट दीजी सिंध पाकिस्तान, चंद हुदड़ो पाकिस्तान, और सूत कोतदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में है। स्क्रीनशॉट लीजिए, दो एक बार पढ़िए। मैं जानता हूं कि एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन दो तीन बार पढ़ेंगे तो ऑप्शन देखते ही पकड़ लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? यह तो प्रश्न था, लेकिन हम करेंगे इसका पोस्टमार्टम कि बांधों से संबंधित बनने वाले एमटीएस लेवल पे जितने प्रश्न है सबको निपटारा कर देना है, ताकि अब जो बांध से प्रश्न बने तो हमारा एक नंबर सुरक्षित रहे। सबसे बड़ा बांध जो है पूछे तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर, जो शायद आज के प्रश्न में पूछा हुआ था। बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित भारत का सबसे बड़ा बांध है, ऊंचाई में दूसरे नंबर पे, हाइट में दूसरे नंबर पे। अब समझिए, अगर पूछता है हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, है ना, संबलपुर जिले में है, लंबाई 26 किलोमीटर, ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों? महानदी पर। ट्रिक कैसे? हीरा जिसको मिलेगा वो महान हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। फिर सबसे ऊंचा, चूंकि भाखड़ा नांगल बांध तो सबसे बड़ा था, है ना, लार्जेस्ट डैम था, लेकिन केवल हाइट में सबसे ऊंचा, हाइट में भाखड़ा नांगल बांध सेकंड रैंक पे था, मैंने आपको बताया, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर सबसे ऊंचा की बात करेंगे तो टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है, यह सबसे ऊंचा है, 260 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसे ही ग्रेविटी बांध, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल और टिहरी बांध, तीनों जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भारत की बांध परियोजना है, विद्युत उत्पादन परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर होता क्या क्या है, केवल जान लीजिए विद्युत उत्पादन नहीं होता है, नदी इस तरह से चली आ रही है तो यहाँ पर जो है बांध बनाकर दोस्तों, यहाँ से जो है पानी को गिरा करके ऊपर से टरबाइन चलाकर बिजली तो बनती ही है, पीछे जो आपकी जो है कृत्रिम झील बन जाती है, यहाँ पर मत्स्य पालन भी होता है हमारा, और जो झील बन जाती है तो एक ऊंचाई पानी का लेवल हो जाता है, तो यहाँ से नहरें निकालकर सिंचाई भी करते हैं। इसीलिए इन बांधों को मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। एक बांध से कई सारे काम, पानी को रोककर मछली भी पालन हो रहा है वहां पर, वहीं से नहरें भी चालू की जा रही हैं, नहरें भी चलाई जा रही हैं, और वहीं से विद्युत भी बनाया जा रहा है, और अगल बगल के क्षेत्रों में जल की आपूर्ति तो हो ही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि ये वाला जो इमेज मैं लगाया हूं, अब तो आप लोग भी बोल रहे होंगे कि सर ये बोर कर दे रहे हैं आप इस इमेज से, क्योंकि दोस्तों ये इमेज रोज मैं लगाता हूं। अब मेरी मजबूरी समझिए कि जब रोज यहां से एक प्रश्न आ रहा है तो क्यों न लगाया जाए। इसके पहले समझिए, इसके पहले 10 तारीख को पूछा था जो है आपका सत्यशोधक, फिर इसके पहले पूछा था जो है अब जो है ये आर्य समाज वाला पूछा था, इसके पहले पूछ चुका है ब्रह्म समाज, आज पूछा है प्रार्थना समाज, रोजाना एक प्रश्न पूछ रहा है। अब समझिए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश्ड? प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित किया गया समुदाय था। तो यह तो कॉमन चीज है, जितने भी यह समाज दिख रहे हैं यह सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिए समाज सुधारकों द्वारा नवजागरण काल में इन सब की स्थापना की गई है, यह तो नॉर्मल बात है। इसकी स्थापना प्रार्थना आत्मा से की जाती है, मैंने ट्रिक बताया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। बाकी महादेव गोविंद रानाडे, इतिहासकार आर.जी. भंडारकर भी इसमें थे, और यह हिंदू प्रार्थना समाज का लोगो है। शायद अभी तक आपने न देखा हो, या फिर तमाम लोगों ने अगर इसको सर्च किया हो तो देखा होगा, लेकिन इसका लोगो देखिए, इससे समझिए कि ये है क्या। जब आप लोगों को, इमेजेस को देखते हैं तो आपके माइंड में सेट होता है। अब हिंदू प्रार्थना समाज में ओम लिखा है तो आत्मा से ही तो ओम का उच्चारण करेंगे, प्रार्थना आत्मा से ही तो करते हैं, तो आत्मा राम पांडुरंग प्रार्थना समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1867 में, कल मैंने इसको याद करवाया था, ट्रिक से आज भी मैं बताऊंगा। ब्रह्मा है जो राजा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, सत्यशोधक ज्योतिबा फूले, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आप कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो सब लोग याद कर लेंगे, लेकिन अब ये तो रही आम बात। अब चलिए शुरू करते हैं मिनटोस बात। मिनटोस बात ये है कि ब्रह्मा है जो राजा, यानी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ईश्वर ने विधवाओं का विधवा कराने की शक्ति ईश्वर में ही है और आम आदमी नहीं कर। प्रार्थना आत्मा से की जाती है। प्रार्थना कैसे की जाती है? आत्मा से। सत्य की ज्योति जलती रहती है, सत्यशोधक ज्योतिबा फूले।
टिक देखिए बन रहा है कि नहीं। अब आपके दिमाग में जहां सत्य शोधक आएगा, सत्य की ज्योति, ज्योतिबा फुले याद आ जाएगा। आर्य हैं दयावान, आर्य भाई दयावान थे। राम और कृष्ण जब मिलेंगे तो विवेक पैदा हो जाएगा, तो राम कृष्ण मिश्र। कुछ मैंने भी इसी तरह से याद किया, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इन सबको रट लेने में माहिर हूँ। मुझे हम लोग क्या कीवर्ड बनाकर कीवर्ड के माध्यम से याद करते हैं। और अब आप एक चीज और आपको बता दूं, ये जो आप क्रम देख रहे हैं यह भी जो है घटते से बढ़ते क्रम में है, सन में भी, स्थापना वर्ष में भी। मतलब सबसे पुराने की बात करें तो 1828 में प्रार्थना, 56 में जो है विधवा पुनर्विवाह, 67 में जो है आत्माराम पांडुरंग, 73 में 1873 में ज्योतिबा फूले, 1875 में जो है आर्य समाज, और 97 में रामकृष्ण मिशन। यह भी समझिए मैंने क्रम से लगाया है। बाकी महापुरुषों की फोटो तो आपके सामने है ही है, ताकि आपको समझ में आए, कुछ जो है संवेदनाएं कंटेंट के प्रति जागृत हों कि यह जो है किस प्रकार से प्रश्न इस पर बन रहा है। तो एक स्टडी होती है हमारी ऐसे, ये हो गई वर्टिकल स्टडी, आपने इसको टेबल को याद कर लिया। लेकिन जब टेबल को ऐसे हॉरिजॉन्टली जब आप याद करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से, तब वो आपके माइंड में डेटा कुछ इस प्रकार से और फिर इस प्रकार से इस एरिया में माइंड में आपके डेटा फीड होता है, और उसी में कुछ कीवर्ड बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में कहां से प्रवेश करता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसे बोला जाता है। शीत ऋतु में जो वर्षा आपने देखा होगा कई बार, तो वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जनवरी वगैरह में। हालांकि गेहूं की फसलों के लिए उपयोगी होती है। जो लोग उत्तर भारत के रहने वाले होंगे, उत्तर प्रदेश वगैरह, हरियाणा, पंजाब, इस एरिया में, उन लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी कि ठंडी में भी वर्षा होती है। इन विच स्टेट द अब देखिए ये तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया, इसको ध्यान नहीं देंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पर प्रवेश करता है, जो कहाँ से प्रवेश करता है? फ्रॉम वेयर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंटर इन इंडिया। ये डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए। अब इसको भी मत पढ़िए, आप इधर मैप की तरफ देखिए। आप देख रहे होंगे कि इधर एशिया का मानचित्र है यहाँ तक जो है, और इसके बाद यहाँ पर मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर जिसे कहा जाता है मेडिटेरियन सी, है ना। तो भूमध्य सागर में जो है शीत ऋतु में यहाँ पर जो है ताप जब बढ़ जाता है अचानक जो है भूमध्य रेखा की वजह से, तो भूमध्य सागर से हवाएं जो है गर्म होकर के, देखिए इस तरह से रेड एरिया दिखाया गया है, तो गर्म होकर के हवाएं उठती हैं। और उस समय पवनों की दिशा जो है यहाँ पे जो है पश्चिम से पूरब की ओर होकर के आती हैं। पश्चिम से पवनें तेजी से जो है पूर्व की ओर भागती हैं, क्योंकि इधर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इधर ठंडी रहती है, जो है इधर लो प्रेशर जो है आपका क्रिएट रहता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पवनें चलेंगी। और चूंकि ये भूमध्य सागर से पवनें उठी हुई हैं, तो भूमध्य सागर से उठने के कारण इन पवनों में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प रहता है, और यह जलवाष्प बरसात करते करते यहाँ तक पहुँचता है भारत तक। बीच में जो भी, चाहे आपका जो है काला सागर देखिए दिख रहा है, कैस्पियन सागर यहाँ पर दिख रहा है ना। अब आपका जो है कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब भी एरिया देखिए कवर हो रहा है। करते हुए उत्तर भारत के क्षेत्र में यह जो है पवनें पहुंचती हैं और उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। मैप पर समझिए दोस्तों, अच्छे से समझना है, बिना इमेज के माध्यम से। कॉन्सेप्ट पूरा जीके रटंत विद्या नहीं है, जीके में बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझेंगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना। भूमध्य सागर से कैसे हवाएं उठ रही हैं और कैसे जो है आपके भारत तक पहुंच रही हैं, इन क्षेत्रों में भी वर्षा करती हैं, वर्षा करते हुए आती हैं। ज्यादातर वर्षा तो इन्हीं क्षेत्रों में करती है, क्योंकि भारत तक आते हैं तो उनके जो है जल में कमी आ जाती है, ये भी समझिए। और यहाँ पर हिमालय पड़ता ही है, तो जहां जहां पर्वत पड़ेगा, ऊंचाई पड़ेगी, वहां बरसात करती आएंगी। और यहाँ हिमालय पड़ेगा तो हिमालय भी इनको ऊपर उठाएगा, तो यहाँ पर भी बरसात करेंगी, क्योंकि जब गर्म हवा ऊपर उठेगी, जितनी ऊंचाई पर जाएगी वैसे बरसात करने लगेगी। तो भारत में पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सर्दियों में वर्षा आती है, ये तो मैटर आपको मैंने बता ही दिया। चक्रवाती विक्षोभ शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाई जाती है, आपने समझ लिया इमेज से। सर्दियों के मौसम में वर्षा का कृषि में बहुत महत्व होता है, विशेषकर गेहूं, रबी की फसलों के लिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भारतीय फसलों में से एक है। मैंने आपको पूरा इमेज पर ही बता दिया, इस कंटेंट को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज सपोर्ट करिए दोस्तों, ऐसे कंटेंट लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में ये हमेशा नंबर बूस्ट करने का काम करें। हमारी डेली की वीडियो से मैक्सिमम जो है 15 क्वेश्चन, 25 में 15 प्लस क्वेश्चन तो केवल हमारी वीडियो से आ रहे हैं। बाकी तो आप 2-4-5 तो मुझे पता है कि लपेट ही देंगे, तो 20 प्लस अगर आप कर पा रहे हैं तो एक अच्छे स्कोर पर आप हैं जीके में। अब समझिए, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द होम रूल लीग? तो होम रूल लीग यानी स्वशासन के लिए, भारत में अपना स्वयं का शासन स्थापित करने के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की गई थी।
अब यह किया कौन था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, दो लोग का नाम आता है, लेकिन एक क्रम से समझेंगे ताकि कंफ्यूजन न पैदा हो। एनी बेसेंट को भारत में होम रूल लीग का जो है नेतृत्व इन्होंने किया था। अगर आप ये ना जान पा रहे हो कि होम रूल लीग है क्या, तो सीधी सी बात है, होम माने घर, रूल माने नियम, लीग माने एक तरह से कह लीजिए संगठन, माने एक ऐसा संगठन जो यह मांग करता था अंग्रेजों से कि आप हमें हमारा शासन चलाने के लिए दीजिए, या कुल मिलाकर मोटी मोटा कहें तो हमें स्वतंत्रता दीजिए, यही इनका मतलब था। उन्होंने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की थी। किसके साथ मिलकर? ये एनी बेसेंट है और यह बाल गंगाधर तिलक साहब है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने कहा था, जानते हैं। भारत में होम रूल लीग आंदोलन, दो होम रूल लीग शुरू की गई थी, एक बाल गंगाधर तिलक वाली, एक इनकी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। माने एक बेलगाम में शुरू हुआ था जो है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, और एक मद्रास में शुरू हुआ था एनी बेसेंट के नेतृत्व में। मेनली 1916 में दोनों शुरू हुआ था। अप्रैल में जो है बाल गंगाधर तिलक ने पहले जो है शुरुआत कर दिया, फिर सितंबर में एनी बेसेंट भी इससे आकर के जुड़ जाती है। पूरा क्रम यही रहता है। अब ऑप्शन जो भी बनाए, कब हुआ था? 16 में। कहां हुआ था? बेलगाम में तिलक ने किया। मद्रास में किसने किया? एनी बेसेंट ने, है ना। कौन कौन इससे जुड़े थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। टोटल कंटेंट आपके सामने है स्पेशल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? इन विच, देखिए ये भी ट्रांसलेशन, आप थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दोस्तों मिस्टेक आ गई, इसको आप थोड़ा क्षमा करेंगे। तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से संबंधित है? होता क्या है, संविधान के भाग 5 में इन विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट समझिए कि भाग 5 में पहले तो समझिए 124 से लेकर 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्रता, अधिकार, प्रक्रियाओं एवं अन्य पहलुओं के बारे में चर्चा की गई है। अब इन्हीं के बीच का जो ऑप्शन रहा होगा, अगर 142, 145, 143, तो वह सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में रहा होगा आप उसे समझेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग, तो 214 की बात करें, अनुच्छेद 214 में, तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, और राज्य के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो है राज्य के राज्यपाल की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। माने हाई कोर्ट की, देखिए एक हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट और एक हो गया आपका हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की बात करें तो 214 आपने देख लिया, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 से लेकर के 147 तक इसके प्राविधान दिए गए हैं। यह डेटा याद रखें। ये प्रश्न देखिए पूछा था, पूरा कॉन्सेप्ट पे प्रश्न था, और कॉन्सेप्ट को मैं कर दूंगा अभी क्लियर टोटल ग्राफिक्स के माध्यम से, क्योंकि मेरा मेन फोकस इन ग्राफिक्स पर ही रहता है। यही आपको याद करवा सकते हैं, बाकी आप पढ़ तो बहुत रहे हैं, आपके पास इससे ज्यादा डेटा है, लेकिन आप याद नहीं होता है, वो तरीका मैं लेकर के आता हूँ। अब समझिए, फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर कार्ड? आंतरिक भाग। तो आइए आंतरिक भाग, बाहरी भाग और उसके मध्य भाग, तीनों को समझ लेते हैं। एक होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर फूल के सबसे भीतरी भाग को कहा जाता है ना, जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं होता है, यह फूल का मादा भाग होता है। एक होता है पुंकेसर। पुंकेसर फूल के नर भाग को कहा जाता है, पुंकेसर समझिएगा, है ना। एक होती है, इसमें पुंकेसर हो गया। एक होती है पंखुड़ी। पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग होता है, जो इसे एक अनोखा आकार देता है। जैसा कि ये पेटल देख रहे हैं ना, ये पंखुड़ियां हैं, ये इसे अनोखा आकार देगा। और ये आपका पुंकेसर दिख रहा है इस तरह से, पुंकेसर नर भाग वाला, और मादा भाग आपको यहाँ पर ये दिख ही रहा है। एक होता है बाह्य दल। ये फूल के बाहर से जुड़ी हुई पत्ती जैसी संरचनाएं, जैसे आपने हरा वाला जो ये नीचे देख रहा है ना, कलर तो नहीं लग पाया है, ये वाला नीचे वाला हरे कलर का हाल फूल में जो है नीचे एक हरी पत्ती चिपकी रहती है, तो यह बाह्य दल जो है एक पंखुड़ी के समान होती है, जो इसे सपोर्ट देती है और इसे खूबसूरत बनाती है। मेनली हमें इसमें क्या क्या समझना था, एक स्त्री केसर जो अंदर वाला भाग होता है, एक पुंग केसर जो नर भाग होता है। यह पूछा है कई बार। तो स्त्री केसर यहाँ पर जो यहीं पर जो है पौधा बनेगा, जो फल बनेगा, कह लीजिए कि बीज बनेगा, वो यहीं पर बनेगा, और परागण की क्रिया यहीं पर होगी। कीट आएंगे यहीं पर बैठेंगे और हवा या चलेगी तो नर भाग से यहाँ पर जो इसके अंडाणु यहाँ गिरेंगे, और इस स्त्री केसर के पास जाने के बाद पुंकेसर जो है एक तरह से बीज का उत्पन्न करेंगे, बीज चोल वगैरह यहीं पर तैयार होंगे। तो पंखुड़ी, बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। उम्मीद है इमेज के माध्यम से देख पाए होंगे, जान पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजाना जनगणना से एक प्रश्न आ रहा है, तो आज भी आया हुआ था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? व्हाट इज द विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो
तो अब समझिए सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 20 करोड़, और सबसे कम सिक्किम में पूछता है 10 लाख है, लेकिन सबसे न्यूनतम यह है। मिजोरम पे ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन में बार बार सिक्किम ही देता है। यूटी में अलग मैंने दिया है कि दिल्ली की बात करें तो 1.67 करोड़ दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, 64,000 लक्षद्वीप में है। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर इस सीटों का निर्धारण होता है, इसलिए सर्वाधिक सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें विधानसभा की हैं, और न्यूनतम सीटें सिक्किम में 32 हैं, क्योंकि जनसंख्या जहां न्यूनतम रहेगी वहां पे सीटें भी न्यूनतम ही रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह स्तंभ किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द आयरन पिलर लोकेटेड? यह भी प्रश्न पूछा था। लौह स्तंभ आपने सुना होगा दिल्ली के महरौली में स्थित है, पढ़ा भी होगा। ये देखिए लौह स्तंभ और चार मीनार दोनों एक साथ चित्रण का है। यह लौह स्तंभ आपके सामने लगा भी है ताकि आप देख भी लें कि है कैसा। यह स्तंभ गुप्त वंश के में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित कराया गया था। इसे भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णुपद के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा है कि लौह स्तंभ किस देवता के सम्मान में स्थापित किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु। चूंकि दोस्तों अब आपसे शायद ही पूछे कि लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में है कि नहीं है, कहां है दिल्ली में महरौली, ये सब नहीं पूछेगा। अब अगर लौह स्तंभ प्रश्न बनाएगा तो यह पूछेगा कि यह लौह स्तंभ किस देवता से संबंधित है, तो भगवान विष्णु। यह स्तंभ अपने निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी रचना के लिए प्रसिद्ध है, मतलब इसमें जंग नहीं लगती। आपने सुना होगा कई बार कि अजूबा स्तंभ है जिसमें आज तक जंग नहीं लगती है। ओजोन परत किस मंडल में है? इन विच रीजन इज द ओजोन लेयर लोकेटेड? समताप मंडल में ओजोन परत है, कैसे है क्या है आइए जरा देख लेते हैं। वायुमंडल की परतें, इन पांचों परतों से रोजाना प्रश्न आ रहे हैं, रेगुलर आते हैं। मोस्ट जो है इसका ट्रिक भी मैंने बताया है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। कई बार मैंने इस ट्रिक को बोला भी है आपके सामने कि छोड़ सबको, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, छोड़ सबको मैं आया बाहर। अब ये क्या है? कहेंगे भैया ये क्या परेशानी है? तो परेशानी नहीं है, समझिए। छोड़ सबको मैं आया बाहर, तो छो से क्षोभ मंडल, स से देखिए सबको से समताप मंडल, मैं से मैं आया बाहर से मैं से मध्य मंडल, आया से आयन मंडल या ताप मंडल, और बाहर से जो है बाह्य मंडल। पांचों मंडल छोड़ सबको मैं आया बाहर से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई इसकी। अब समझिए इसमें करना क्या है आपको, इसमें समझना बस इतना है दोस्तों कि यहाँ पे प्रश्न क्या बना रहे हैं। पूछ रहे हैं ओजोन परत, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, आप जानते हैं बरसात, कोहरा, उंद, ओला, जो भी घटनाएं होती हैं मौसम और जलवायु वाला सारा कार्यक्रम क्षोभ मंडल में होता है ना। कोहरा हो गया, बरसात हो गया, बादल हो गया, गर्मी हो गई, धूप हो गई, सब चीजें आपको क्षोभ मंडल में ही महसूस होंगी। समताप मंडल में तापमान एकदम सामान्य रहेगा, है ना, तापमान सामान्य रहेगा। सारी चीजें जो है समताप मंडल में। वायुयान वगैरह इसीलिए यहाँ उड़ते हैं कि न तो यहाँ ज्यादा गर्मी, न तो ज्यादा ठंडी, न तो ताप बढ़ेगा, न तो मौसम खराब होगा, बादल नहीं जो है यहाँ बनेंगे, तो वायुयानों के लिए जो है उपयुक्त दशा होती है। इसी समताप मंडल में एक लेयर पतली सी पाई जाती है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। यह लेयर ओजोन गैस से बनी है। कहेंगे सर ये क्या है? ओजोन गैस या ओजोन लेयर जो है यह सूर्य से आने वाली, अब यहाँ पर मान के चलिए कि सन है, यह दोस्तों क्या है? सन है। तो यहाँ से जो किरणें धरती पर चलती हैं तो इन किरणों में कुछ किरणें परावैंगनी किरणें होती हैं, ऐसी किरणें जो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन लेयर उन किरणों को सीधा सूर्य की तरफ वापस कर देता है, या फिर उन्हें धरती तक नहीं, देखिए ऐसे आएंगी जो जिनमें जो है अल्ट्रावायलेट नहीं रहेंगी, वो आएंगी तथा अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन लेयर वापस रिफ्लेक्ट करके जो है फिर से हटा देगा, धरती तक नहीं पहुंचने देगा। आप कहेंगे कि आ जाएंगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर यह धरती पर जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज अगर आ जाएंगी तो स्किन कैंसर जैसी बीमारी पैदा करने की क्षमता रखती हैं। सबको स्किन कैंसर का खतरा रहेगा मैक्सिमम धूप लगने से। अगर ओजोन लेयर नष्ट हुई तो ओजोन लेयर स्किन कैंसर से हमारी रक्षा करती है, समझ लीजिए। समताप मंडल आपने देखा, मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में वायुयान वगैरह उड़ता है, तापमान सामान्य रहता है, अच्छा हमेशा मौसम रहता है वहां पर एक जैसा, इसलिए समताप मंडल। मध्य मंडल बीच का मंडल, मध्य मंडल। ताप मंडल में तापमान अधिक बढ़ जाता है, सेटेलाइट उपग्रह वगैरह यहीं पर छोड़ा जाता है। कार्बन रेखा जो है ताप मंडल में ही पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। और जो है सेटेलाइट उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में भूस्थैतिक जियोस्थैतिक जो है कक्षा है वह तापमंडल में ही है। और बाह्य मंडल सबसे बाहरी मंडल है। इसी तापमंडल में आयन मंडल भी है जो किरणें रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। एक आपको वायुमंडल का एक संक्षिप्त हमने परिचय देने की कोशिश किया। रुक्मिणी देवी अरुंडेल को किस वर्ष पद्म पुरस्कार दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इन विच ईयर वाज द पद्म अवार्ड गिवन टू द रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल इन्हें भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा था, मतलब देखिए क्या किया था कि मिला था, तभी आपको याद होगा। इन्होंने जो भरतनाट्यम है उसमें एक भक्ति भाव की शैली उत्पन्न किया था, या भक्ति भाव का नया परंपरा आरंभ की थी, इसलिए इन्होंने कला के क्षेत्र में 1956 में 1956 में आज़ादी के लगभग जो है, जब हमारा संविधान लागू होता है 1950 के बाद, तो 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। टिकट भी इनके नाम पर देखिए जारी किया गया था 1987 में जो है 60 पैसे का, ये भी ध्यान रखेंगे, रुक्मिणी देवी अरुणडेल के नाम पर भारत का ये टिकट आपके सामने लगा हुआ है। ऐतिहासिक चीजें हैं दोस्तों, इसलिए दिखाता हूं कि ताकि आपका उन कंटेंट से थोड़ा जुड़ाव बने। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है? एक इस बार एमटीएस ने नया ट्रेंड बनाया है कि उपनाम से प्रश्न, इसके पहले तो ये लोग नहीं पूछते थे, लेकिन अब जो है इस परीक्षा में उपनामों से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनको भी मैं डेली रिवाइज करवा ही देता हूँ। बाई विच निकनेम इज द सरोजिनी नायडू नोन? तो भारत कोकिला इन्हें जानते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। सरोजिनी नायडू वुमन फ्रीडम फाइटर है, इनका फोटो है। अब ये तो पूछ दिया, अन्य पूछने वाला क्या है समझिएगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के उपनाम, महात्मा गांधी इन्हें राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं, सभी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला जो आज पूछा हुआ था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, समझिएगा लाला लाजपत राय पंजाब केसरी है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव जनगण मनगढ़ वाले। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, और लोकनायक पूछा है बार बार किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण, इनको याद रखिएगा, ये जो है जयप्रकाश नारायण लोकनायक। महामना मदन मोहन मालवीय इनका पूरा नाम है, ऐसे होता है तो मदन मोहन मालवीय को महामना। और देश बंधु चित्तरंजन दास। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, हिंदी में वयोवृद्ध पितामह भी कहा जाता है इन्हीं को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे टेलीग्राम चैनल पर मैं हेलो शिक्षा टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। किस मुगल सम्राट ने गाजी की उपाधि धारण की थी? विच मुगल इंपरर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द गाजी? गाजी का उपाधि जो है 1527 में खानवा के युद्ध के बाद, वही पानी पिया खाना खा वाला ट्रिक मैंने बाबर का बताया था ना, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कलंदर की उपाधि भी बाबर को अधिक मात्रा में धन का वितरण किया, इसी कारण से कलंदर भी कहा गया। लूटपाट करके जब धन बांटेगा तो कलंदर कहा ही जाएगा। खैर, और एक और उपाधि है, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, यह भी प्रश्न बन सकता है। कलंदर, अब गाजी तो पूछ दिया है, लेकिन कलंदर और आलमगीर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मुगल शासक के स्थापक बाबर की फोटो और बाबर का शासनकाल यहाँ पर दिया हुआ है। बीआरओ का प्रश्न आज एक आया हुआ था। सीमा सड़क का विकास किस संस्था द्वारा किया जाता है? बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज द डेवलप द बॉर्डर रोड डन? तो सीमा सड़क का सिस्टम क्या है समझ लीजिए कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ भारत का एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है, जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों में का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण तथा व्यवस्थापन का कार्य करती है। पहले जो है बीआरओ जो है कभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का हिस्सा था, लेकिन 2015 के बाद इसकी देखरेख और संचालन रक्षा मंत्रालय को दे दिया गया। क्योंकि जब बार बार सीमावर्ती क्षेत्रों में फोर्स लगी होती थी तो आर्मी को या फिर फोर्स को उस अलग अलग एरियाज में जाना होता था, तो रक्षा मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय से कम्युनिकेट करना पड़ता था। प्लस एक कह लीजिए कि एक इन लोगों का आपसी समन्वय बन नहीं पाता था, तो रक्षा मंत्रालय में स्वयं जो है रक्षा मंत्रालय को यह सौंप दिया गया कि भैया जो है बॉर्डर की सड़कों का देखरेख भी आप ही कीजिए। तथा चूंकि अब जब रक्षा मंत्रालय रहेंगी तो इनकी अच्छे से इसको डील कर पाएंगे, चूंकि ये उनके हिसाब किताब का एरिया होता है। और कठिन परिस्थितियां तो है ही दोस्तों, यह पहाड़ पत्थर और बर्फीले एरिया में सड़कें बनाना आम सड़कों जैसा नहीं है। ये देखिए मैंने आपके सामने एक नज़ारा लगाया भी है कि किस प्रकार से पहाड़ों को काट कर बीआरओ ने सड़क बनाई हुई है। हाँ, अनुच्छेद 23 का आया था प्रश्न, 23 या 24 कोई एक पूछा था, लेकिन मैं 23 छोड़िए, मैं 14 से लेकर 32 तक सारे अनुच्छेद ट्रिक पर कवर करवा दूंगा। प्रश्न जो भी आया हो डेटा पूरा मिलेगा। और ये भी जान लीजिए कि पढ़ना हमें इस कदर है कि परीक्षा वाला अगर डाल चले तो हम पात रहें, है ना। अनुच्छेद 23 संबंधित है आर्टिकल 23 रिलेटेड टू मानव खरीद फरोख्त या बेगार, कह लीजिए कि बालात श्रम या शोषण से संबंधित अनुच्छेद 23 है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार जिसे फोर्स्ड लेबर कहते हैं, अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। ये देखिए जो है बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून की फोटो मैंने लगाया है। यह बच्चा जो अनुच्छेद 23 से अधिकार देता है
कि यह काम करवाने वाला जेल में होना चाहिए, इस बच्चे को यहाँ नहीं, इस बच्चे को जो है स्कूल में होना चाहिए। जो इसे इरिटेट होने के लिए मजबूर किया है वह जेल में, बच्चा स्कूल में। लेकिन दोस्तों कुछ बातें लिखी पड़ी रह जाती हैं। हकीकत है कि हमारे यहाँ गरीबी इतनी है कि कुछ लोग अगर इस काम को न करें तो उनका पेट भी न भरे। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इस स्थिति में हैं। तो खैर, अब उस स्थिति को बदलने के लिए आप पढ़ाई करिए और उस पद पर पहुंचिए और कुछ स्थितियों को बदलने का प्रयास करिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और यही मौलिक अधिकार हमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक संस्कृति के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। अब इन्हें एक ट्रिक से हम याद करेंगे। अनुच्छेद 14 से 32 तक के सारे ट्रिक देखिए। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए, सम से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, अस्त से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। उपचार क्या है कि जब ऊपर के किसी मौलिक अधिकार का हनन हो तो अनुच्छेद 32 के तहत आप न्यायालय जा सकते हैं। उपचार समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए मात्र छोटी सी लाइन के माध्यम से, कुछ शब्दों से, ये 14 से लेकर के 32 तक के अनुच्छेद आप एग्जाम में डील कर पाएंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, एक भारतीय तबला वादक हैं। यह अल्लाह रखा खान है, द ग्रेट तबला प्लेयर। अब समझिए कुछ वाद्य यंत्र और उनके वादक, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, शिव कुमार संतूर, ठाकुर भीखम सिंह मृदंग, बिस्मिल्लाह खान सहनाई, जाकिर हुसैन तबला, अमजद अली सरोद। यह भी पूछता है, बार बार ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य के सेनापति, राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 1965 में पुरंदर की संधि हुई थी। मराठों के कुछ प्रमुख संधियां जहां से प्रश्न आता है, सूरत की संधि 1665, 1965 बोल दिया, 1665 में हुई थी। 1775 में सूरत की संधि, पुरंदर की संधि 1776, सालबाई 1782, बेसीन की संधि जो है 1802 में अंग्रेजों के मध्य और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। देवगांव या देवगढ़ की संधि 1803 में। इन संधियों को आप चाहें तो डिटेल में पढ़ लेंगे, यहां से प्रश्न दोस्तों एमटीएस बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो कुछ त्योहार ऐसे हैं, कुछ नववर्ष हैं जिनका अलग अलग नाम है, उनको एक बार समझ लेंगे। जिसमें से प्रमुख मैंने आपको यहाँ दिया है, जैसे आपका पुथांडू है ना, पोइला बोईसाख है, विशु है, गुड़ी पड़वा है। अब इन सबको चारों को समझ लीजिए, इनसे प्रश्न बन रहा है बार बार। एक बार दोस्तों देख लिया जाए ताकि हमेशा की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। बाय व्हाट नेम इज द न्यू ईयर ऑफ केरला नोन? तो केरल वाला तो देखिए, मलयालम केरल में प्रमुख भाषा के होने के कारण विशु को कभी कभी मलयालम नववर्ष के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न आज पूछा था, लेकिन हम सबका पोस्टमार्टम करेंगे तो सबको देखेंगे। पुथांडू क्या होता है, इसे समझिए, इसे पुथुवरुषम के नाम से भी जाना जाता है। पुथांडू को तमिलों द्वारा पारंपरिक तमिल हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह आमतौर पर 14 अप्रैल को होता है, अंबेडकर जयंती के दिन। इस महीने को तमिल सौर कैलेंडर के पहले महीने यानी नववर्ष के रूप में चित्तिराई के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें। पोइला बोईसाख दो चार बार बोलेंगे, थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको। बंगाली सौर कैलेंडर है, देखिए पोइला बोईसाख बंगाली सौर कैलेंडर है। बैसाख के पहले महीने के पहले दिन पोहिला बोईसाख के नाम से जाना जाता है। इसे बंगाली नववर्ष के रूप में या नोबो बोर्सो के नाम से भी जानते हैं। अगला विशु तो मैंने आपको बता दिया, केरल वाला जो आज प्रश्न में पूछा था। गुड़ी पड़वा चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाने वाला गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्रियन यानी महाराष्ट्र और कोंकण के लोगों के लिए एक नए साल के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1900, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है, इसको इग्नोर न करिएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये प्रश्न आप पूरे गवर्नर जनरल रटते रह जाइए, आने वाला नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ 2-3 ठो वही बार बार परीक्षा में आ रहे हैं, तो उन्हीं को याद करिए, पूरा आप भंडार लेके मत रटिए। मैक्सिमम यही पूछता है, जितने भी एमटीएस वगैरह या इंटर लेवल की जो एग्जाम जितने भी हैं सब में यही पूछता है। तो 1973 से 85 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? Who was the Governor General of India in 1973 to 85? वारेन हेस्टिंग जो है 1973 से 1773 होना चाहिए था, यहाँ 1900 लग गया, इसको करेक्शन कर लेंगे। अभी देखिए, है ना, 1773 से 1785 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत की एडिटिंग में हो जाता है दोस्तों कभी कभी। तो 1773 से 85 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग थे।
भारत के पहले और वास्तविक गवर्नर जनरल यही थे। अब होता क्या है कि पूछता है बार बार कि स्वतंत्र भारत के या ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और वारन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन वाला बार बार पूछा हुआ है एमटीएस कि लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के जो है सर्वेसर्वा थे, या फिर बंगाल विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कर्जन। तो 1773 से 85 याद रखेंगे, बाय मिस्टेक टाइप हो गया 19। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? अब समझिए, इमेज तो लगा ही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्थापित किया गया था। यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? मैसूर कर्नाटक। अब समझिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है। भारत में जो है कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा बाघों की आबादी है। मध्य प्रदेश में जो है भारत में सबसे ज्यादा बाघों की आबादी जो है कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, दोनों जगह आबादी जो है मैक्सिमम बाघों की है। दोनों डेटा याद रखेंगे, जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप डील करेंगे। बांदीपुर अच्छे से समझेंगे कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व है तथा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्थापित किया गया था, मैसूर कर्नाटक वाला। सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यह टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, इसको ज्वाइन करिए, यहाँ पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, या फिर कैसा लगा सेशन यह बताइए। कुछ दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा इसकी एक दो ग्रुप में आप जो है, ये आपसे निवेदन है। अगर अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हैं तो प्लीज आप यहाँ पर आ रहे जो हमारी फोटो दिख रही है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, या नीचे दिख रहे लाल बटन पे सब्सक्राइब बटन दबाइए। हेलो शिक्षा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोजाना ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।